हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर। क्लास 6 का ये मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले करवाया था, जिसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक एक्सप्लेन किया था पूरे सोल्यूशन के साथ। उम्मीद है आपने इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखा होगा, जिसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लास 6 मैथ्स की क्वेश्चन पेपर का पूरा फॉर्मेट समझाया था कि इस क्वेश्चन पेपर को टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है और उस बेसिस पर आपका ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। उम्मीद करता हूं आपने इस पार्ट को जरूर देखा होगा। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, जिस पे आप क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसके अंदर आप पूरा समझ सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होगा और साथ के साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक का सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड, क्योंकि 9 तक पहले कर चुके हैं, तो अब मैं 10 से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इन फिगर इज। अब देखिए एक लाइन सेगमेंट आपको गिवन है ए ई, और ए ई के अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स भी है, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इन फिगर इज। इस फिगर के अंदर आपको नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितने दिख रहे हैं, आपको उन्हें काउंट करना है और उसके बाद यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, उसमें से चूज करना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ए से बी ये आपके पास क्या हो गया, एक लाइन सेगमेंट हो गया। फिर ए से सी आपके पास सेकंड लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ए से डी आपके पास थर्ड लाइन सेगमेंट हो जाएगा और ए से ई आपके पास ये फोर्थ लाइन सेगमेंट हो जाएगा। यानी कि अभी तक हम लोगों ने ये 4 लाइन सेगमेंट क्रिएट कर लिया। अच्छा, अब मैंने जो स्टार्ट किया था उसे पॉइंट ए से स्टार्ट किया था, अब हम पॉइंट बी से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट बी से अगर स्टार्ट करेंगे तो पहले ए बी क्रिएट हो रहा है, ए बी ऑलरेडी लिखा जा चुका है, इसलिए हम इसे दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखो बी सी हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट, बी सी के बाद बी के बाद देखो सी जैसे है, सी के बाद नेक्स्ट क्या है, डी हो जाएगा, तो आप इसे बी डी लिख सकते हो। और बी डी के बाद आपके पास क्या है, बी ई हो गया, यानी कि ई यहाँ पे लास्ट पॉइंट था, तो आप यहाँ पे बी ई तक लाइन सेगमेंट क्रिएट हो सकते हैं। तो मैंने बी से भी सारे लाइन सेगमेंट लिख दिए। अब बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट सी से आपके पास कौन कौन से लाइन सेगमेंट होंगे। सी और ए सी, ठीक है, ये जो क्रिएट हो रहा है ये ऑलरेडी लिखा जा चुका है। सी और बी भी ऑलरेडी लिखा जा चुका है, ठीक है, तो इसे हम दोबारा नहीं लिखेंगे। अब सी के बाद नेक्स्ट क्या होगा, सी डी हो जाएगा, ठीक है, और सी ई और हो गया, तो सी डी और सी ई, ठीक है, 2 लाइन सेगमेंट आपके पास यहाँ क्रिएट हो गए। अब डी से देखोगे तो डी के पास आपके पास यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट क्रिएट हो रहा है एडी हो रहा है, एडी आप ऑलरेडी लिख चुके हो, इसे दोबारा लिखने की हमें जरूरत नहीं है। वह डी के बाद आपके बाद बीडी भी क्रिएट हो रहा है, बीडी भी आप लिख चुके हो। उसके बाद आप देखोगे तो ये सीडी भी क्रिएट हो रहा है, सीडी पे आप ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं इसके अंदर। तो लास्ट में आपके पास क्या बना, आपके पास डी ई बन गया, ठीक है, तो आप लास्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं डी ई, ठीक है। ई के साथ सारे जो प्रीवियस पॉइंट्स हैं सबके साथ ऑलरेडी हम लाइन सेगमेंट बना चुके हैं। अब बस हमें इसे काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल 10 लाइन सेगमेंट हमने क्रिएट कर लिया और ये हमारा आंसर जो है बी हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको कि जो भी आपने लाइन सेगमेंट एक बार लिख लिया उसे दोबारा नहीं लिखना। ऐसा नहीं करना है आपको कि सी डी लिख लिया एक बार, अगली बार इसे डी सी लिख लो, नहीं, ये दोनों सेम है। क्योंकि अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये जो आपके पास बन रहा है सी डी बोल लीजिए या डी सी बोल लीजिए, सेम है, इसलिए मैंने इसको रिपीट नहीं किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ एंगल्स इन द गिवन फिगर इज। अब ये डायग्राम आपको गिवन है जहां पे एंगल की वैल्यू आपको 30 डिग्री, 20 डिग्री एंड 40 डिग्री गिवन है और क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ एंगल्स कितने वो काउंट करिए। देखिए सबसे पहले ये जो 40 डिग्री वाला एंगल है इसे मैं एंगल 1 इसका नाम रख देता हूं। सेकंड जो एंगल है 20 डिग्री, इसे एंगल 2 नाम रख देता हूं। और उसके बाद नेक्स्ट जो 30 डिग्री वाला जो एंगल है इसे एंगल 3 नाम रख देता हूं। 3 एंगल्स तो आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद ध्यान से देखोगे तो एंगल 1 को और एंगल 2 को अगर आप प्लस करोगे, ठीक है, यानी कि ये पूरा कंप्लीट पोर्शन है, ये भी एक एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो आप इसे कंबाइंड भी एक एंगल लिख सकते हैं। तो पहले ऑलरेडी 3 थे और इस पूरे कंबाइंड को बोले तो मैं इसे एंगल 4 का नाम रख देता हूं, पूरे कंबाइंड को। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, एंगल 2 को और एंगल 3 को भी आप कंबाइंड कर सकते हो। देखो 2 से लेकर के 3 तक ये पूरा कंबाइंड, इसे मैं एंगल 5 इसका नाम मैं रख देता हूं। इसके अलावा आप एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 इन तीनों को भी अगर आप कंबाइंड कर लें, यानी ये पूरा कंप्लीट जो एंगल है, ये पूरा जो 90 डिग्री आपके पास
हो जाएगा, ये भी आपके पास क्रिएट हो रहा है। यानी कि 3 एंगल्स तो आपको इस क्वेश्चन पेपर पे दिखाई दे रहा है कि 40 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री और 30 डिग्री। लेकिन इसके अलावा भी तो एंगल क्रिएट होंगे, जैसे एंगल 1 और 2 को अगर आप प्लस करोगे तो आपके पास ये 60 डिग्री वाला एंगल क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद अगर एंगल 2 और 3 को अगर आप प्लस करोगे तो आपके पास ये 50 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 को प्लस करेंगे तो आपके पास 90 डिग्री का एंगल भी क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल आपके पास 6 एंगल क्रिएट हो गए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो आपको गिवन था, बाकी आपने प्लस करके और भी एंगल आपने खुद से क्रिएट कर लिए। तो टोटल आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर तो जो डी ऑप्शन दे रखा है 6, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे किया इसे जरा ध्यान से आपको समझना जरूर है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन पेपर पे आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको नए नए एंगल, जितने भी पॉसिबल एंगल है, इन सबको ध्यान में देख करके कैलकुलेट करके ही अपना आंसर चूज करना है। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो जल्दबाजी में आप क्या करोगे, ऑप्शन ए चूज कर लोगे, 1 2 3 काउंट करोगे और आपका काम खत्म। लेकिन यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। मार्क्स आपको तब मिलेंगे जब आप राइट आंसर चूज करोगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लेते हैं कि वेयर विल द हैंड ऑफ द क्लॉक स्टॉप इफ स्टार्ट एट 5 एंड मेक्स हाफ ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। देखिए घड़ी है और उस घड़ी के बारे में आपको बताया जा रहा है। जैसे ये है 5 के पास, जैसे आप लोग जानते हैं कि ऊपर 12 होता है और नीचे आपके पास बॉटम में 6 होता है, इधर आपके पास 9 होता है और इधर 3 होता है। एक क्लॉक जो है इसका जो आर्म है अभी आपको बताया जा रहा है कि ये 5 के ऊपर है। 5 यानी कि कुछ यहाँ पे होगा 5, ठीक है, इस पॉइंट पे, यहाँ पे 5 के पास, यहाँ पे ये आर्म आपको दिखाई दे रहा है। अब ये आपको बोला जा रहा है कि ये जो पूरा ये जो क्लॉक है इसके अंदर ये 1/4 इसका रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। टोटल जो रेवोल्यूशन है इसका, टोटल हम लोग जानते हैं 360 डिग्री का बनता है, ठीक है। टोटल जो अगर पूरा मैं बोलूं इसका जो एक चक्कर होता है 360 डिग्री का होता है। तो यहां आपको बोला जा रहा है कि 1/4 रेवोल्यूशन हो रहा है। 1/4 का मतलब ये हुआ कि भाई जो आप ये 360 है इसको आप 4 से डिवाइड कर दो, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो 5 है, 5 से 90 डिग्री, 6 पे जाएगा तो 30 डिग्री क्रिएट करेगा, 7 पे जाएगा तो ये यहाँ पे 7 पे आने के बाद ये क्या करेगा, 60 डिग्री क्रिएट होगा। और उसके बाद जब 8 पे आएगा तब ये 8 पर आने के बाद ये जो आर्म है क्लॉक का ये 90 डिग्री क्रिएट हो जाएगा। यानी कि इतना इसने कंप्लीट एक रोटेशन कह लो या रेवोल्यूशन इसने कंप्लीट किया है। और ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है आपके पास ये 90 डिग्री का हो रहा है। लेकिन ये क्लॉक की जो आर्म है किसके ऊपर है, 8 के ऊपर है। तो हमें जो आंसर यहाँ पे सी दे रखा ऑप्शन कि भी ये जो क्लॉक का जो हैंड है या आर्म है ये कहाँ पे होगा, 8 के ऊपर होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको कि 360 टोटल था, 1/4 हमने निकाला, 1/4 क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया कि 1/4 रेवोल्यूशन निकालो, तो 1/4 निकाला, ये 90 डिग्री का हुआ। तो मैंने क्या किया, 5 से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। एंगल ड्रॉ किया तो मेरे पास क्या आया, 8 पर आ गया। तो 8 पर आने के बाद जैसे आप ये देख रहे हो तो यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट करा, 8 पे आ रहा है, तो 8 को मैंने यहाँ अपने आंसर के रूप में चूज कर लिया। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसके अंदर जो ट्रू नहीं है हमें उसे चूज करना है। नॉट ट्रू का मतलब होता है रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको चूज करना है। देखो ध्यान ये रखना है आपको एग्जाम के अंदर, जब भी ट्रू बोला जाएगा तो इट मींस करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, और जब भी आपको नॉट ट्रू बोला जाएगा, नॉट ट्रू का मतलब होता है रॉन्ग स्टेटमेंट, या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है आपको फॉल्स भी लिखा हुआ मिल जाए। तो फॉल्स का मतलब या नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है, रॉन्ग स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। जैसे देखो ए है, ए के अंदर आपको बोला जा रहा है ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, कि एक रेक्टेंगल जो है इसके अंदर जितने भी एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। बिल्कुल सही बात बताई जा रही है आपको कि जैसे अब ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर ये 4 एंगल्स है, और ये 4 की 4 जो एंगल है, चारों एंगल क्या है, 90 डिग्री के हैं, यानी कि राइट एंगल है। तो स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बी स्टेटमेंट, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। देखिए इसकी जो अपोजिट साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट बताई जा रही है, यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आपको दे रखा है। अब थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, कि पैरेललोग्राम के अंदर कि जितने भी साइड्स होते हैं, जैसे मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है।
अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है इसके अंदर कि सी स्टेटमेंट के अंदर कि जो पैरेललोग्राम होती है उसके अंदर जितने भी साइड्स होंगे उसकी जो लेंथ होती है इक्वल होगी। देखो कहीं इसमें इक्वल दिखाई दे रही है, नीचे वाली और ऊपर वाली को देखोगे ये पैरेलल तो दिखाई दे रही है आपको, बट ये इक्वल नहीं है। यानी कि इसकी जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक है और नीचे वाले की लेंथ यहां से लेकर के यहां तक है, यानी कि इक्वल नहीं है, एक ग्रेटर है एक स्मॉलर है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या आपको रॉन्ग दे दिया गया है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं डी वाला, ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब देखो रोम्बस को ड्रॉ कर लेते हैं, तो रोम्बस कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देगा। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि रोम्बस के अंदर जितनी भी साइड्स होते हैं वो लेंथ में इक्वल होती है। बिल्कुल सही बात है, इसकी जो 4 की 4 साइड्स हैं बिल्कुल इक्वल है, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है, और जो थर्ड स्टेटमेंट है सी वाला स्टेटमेंट ये रॉन्ग है, यानी कि नॉट ट्रू है। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला ही गया था कि आपको नॉट ट्रू वाला जो स्टेटमेंट है वो चूज करना है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, और 14 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है द इंटीजर विच इज मोर देन -1। अब देखो मोर देन का मतलब क्या होता है कि आपको प्लस करना है। -1 है आपके पास एक इंटीजर और दूसरा इंटीजर क्या है आपको +4 करना है इसके अंदर। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे यानी कि 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर नंबर क्या है या डिजिट बोलो तो 4 यहाँ ग्रेटर है और इसका साइन क्या है प्लस का है, तो मैं यहाँ प्लस का साइन लगाऊंगा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं होता, ऐसे नहीं लिखने की जरूरत होती है कि +3, सिर्फ 3 लिखने से भी काम चल जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपके पास ये ऑप्शन ए, ये वाला करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि सेक्शन ए जो है आपका इसके अंदर 14 क्वेश्चंस हैं जो कि एमसीक्यू नेचर के हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए थे स्टार्टिंग के, यानी कि 1 से लेकर 9 तक। अब मैंने आपको यहाँ 10 से लेकर के टोटल यहाँ पे आपको 14 तक के जितने क्वेश्चन है ये करवा दिए, यानी कि हमारा सेक्शन ए जो है इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन बी की, ठीक है। तो एक बार सेक्शन बी को समझ लेते हैं कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था इसके अंदर आपके लिए वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चंस के आपके 2 मार्क्स होने वाले हैं। उम्मीद है आपने इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखा होगा जहां मैंने ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन भी किया था कि 4 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन क्या है 2 मार्क्स के हैं। इस हिसाब से आपके लिए 8 मार्क्स का ये पूरा कंप्लीट पोर्शन यानी कि सेक्शन बी होने वाला है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर यानी कि क्वेश्चन नंबर 15, 14 क्वेश्चन तो आपने सेक्शन ए के अंदर देखा था, तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि राकेश इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, he has so far scored 6,980 runs in test matches. He wished to complete 10,000 run. How many more runs does he need? अब इसको टोटल और कितने रन्स की जरूरत पड़ेगी ताकि ये 10,000 रन का जो लैंडमार्क है इसे कंप्लीट कर सके। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए आप लोग क्या करोगे, पहले इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद जैसे एग्जाम में तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो ऑलरेडी क्वेश्चन मेंशन होगा उसके अंदर, तो आप लोगों ने क्या करना सिर्फ सोल्यूशन लिखना है और क्वेश्चन नंबर जैसे ये 15 है तो सोल्यूशन 15 लिखोगे और यहाँ लिख सकते हो कि नंबर ऑफ रन्स, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो नंबर ऑफ रन्स या सिंपली रन्स रिक्वायर्ड भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ रन्स रिक्वायर्ड बाय राकेश, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट लिखोगे और लिखने के बाद यहाँ पे जो आपके पास ये 10,000 रन की हमें जरूरत है ताकि ये लैंडमार्क कंप्लीट हो, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 6,980 रन ऑलरेडी स्कोर कर दिया है, तो इसे माइनस करके हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। बोरो करोगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से आप 8 माइनस करोगे 2 आ गया, 9 में से 9 गया ये आपके पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 9 में से 6 माइनस करोगे या 3 यानी कि 3020 रन्स की इसे जरूरत पड़ेगी। तो आपका ये जो आंसर है यहाँ पे आंसर आप लिख सकते हो कि 3020 रन्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन नंबर 15 को आप कंप्लीट कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लाऊं। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो। 16 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18, 54 एंड 81। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। निकालते हैं कैसे पहले वो समझना होगा। यहाँ आपने क्या करना है, जो भी नंबर आपको दे रखा है, जैसे आपको ये 18 दे रखा है, 54 दे रखा है और इसके अलावा 81 दे रखा है, इन तीनों को आप पहले ना फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करने से आपको फायदा ये होगा कि आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जैसे 18 है, 18 को आप क्या लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा 54 जो है इसे 9 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख सकते हैं
और ये जो आपके पास 81 है इसे आप लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 9 लिख सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तीनों को जो मैंने ब्रेक किया है, फर्स्ट वाले को 9 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 18 हो गया, और सेकंड वाला जो 54 है इसे 9 मल्टीप्लाई बाय 6 किया है यानी 54 जैसे आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और लास्ट में आपके पास जो 81 है ये क्या हो गया 9 मल्टीप्लाई बाय 9 है। तीनों के अंदर आपको यहाँ 9 कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो यानी कि ये जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर बात करें तो यहाँ आपको 9 फर्स्ट में भी दिखाई दे रहा है, सेकंड में भी दिखाई दे रहा है और थर्ड में भी दिखाई दे रहा है। तो 9 ही हमारा क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। कैसे निकालना है, तो भाई सबसे पहले आपने क्या करना है, इन तीनों को फैक्टराइज कर लोगे इस तरह से, ठीक है। फैक्टराइज करने के बाद जो भी हाईएस्ट नंबर आपको दिख रहा है उसे ले लोगे, वही आपका आंसर होगा। और हाँ, तीनों के अंदर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी एक में है किसी में नहीं है, इस तरीके से नहीं, तीनों के अंदर होना चाहिए, तब ये आप आंसर सही निकाल पाओगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 16 को कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 and 81 leaves a remainder of 5 इन ईच केस। देखो अब आपसे बोला जा रहा है कि ये जो नंबर्स आपको गिवन है 6, 15 और 18, ठीक है, इन तीनों का आपको एक ऐसा लीस्ट, इन तीनों का एक ऐसा नंबर निकालना है जिससे हम डिवाइड करें, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लीस्ट की बात करें। जब भी वर्ड लीस्ट मिले इसका मतलब आप समझ लें लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है, यानी कि एलसीएम की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप 6 का और उसके बाद 15 का और ये 18 का, इन तीनों का कंबाइंड आप क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 के टेबल से, तो यहाँ आपके पास 3 आ जाएगा, 15 का तो नहीं हो पाएगा तो 15 एज इट इज लिख लेंगे, और ये जो 18 है इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे 9 लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप 3 के टेबल से करिए, क्योंकि 2 का टेबल वाला तो अब कुछ रहा ही नहीं, तो ये 3 1 जा 3 हो गया, और ये आपके पास 3 5 जा 15 हो जाएगा, और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास अगर एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। देखो 1 भी है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने 1 को स्किप कर दिया। अब चाहो तो लिख भी सकते हो, तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ गया, और ये आपने 5 को 3 से किया 15 आ गया। तो 15 6 है आपके पास, ये आ रहा है। तो 15 के टेबल को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट जो आता है ये आपका यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि 15 को टेबल को अगर आप करेंगे 6 टाइम तो आपके पास 90 आ जाता है, ठीक है। तो 90 आपके पास क्या है, एलसीएम आ गया। देखिए ये एलसीएम आया है, लेकिन अभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक ऐसा नंबर लीजिए जो कि इन तीनों का क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और जब हम इसे डिवाइड करें इन तीनों नंबर से तो हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट के अंदर रिमाइंडर 5 आना चाहिए। रिमाइंडर 5 का मतलब ये है कि इसके अंदर हमें 5 को और ऐड करना पड़ेगा। तो उस नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि एलसीएम तो आप निकाल चुके हो तीनों का, एलसीएम आपके पास क्या है 90 आया एलसीएम, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ सॉल्व नहीं हुआ है, हमें उस नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एलसीएम के अंदर, ठीक है, तो यहां लिखेंगे नंबर जो भी है इसमें एलसीएम जो हमारे पास 90 आया, इस 90 में 5 को और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इसमें 5 ऐड करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास वो क्या होगा 95 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर नंबर पूछा गया तो आप नंबर लिखेंगे और 90 + 5 लिख करके और फाइनली अपना आंसर 95 कर देंगे। 90 कैसे निकाला आपने, तो ये आपने एलसीएम कैलकुलेट करके सॉल्व किया इसे। तो इस तरीके से आपने 17 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखो ये जो आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है इसे हमें सॉल्व करना है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड मार्क्स का रूल यूज करेंगे, ठीक है। तो बोर्ड मार्क्स का रूल अगर आपको अच्छे से क्लियर है तब जाके इस क्वेश्चन का सही आंसर आप कैलकुलेट कर पाओगे। अगर इस रूल को फॉलो नहीं करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। इसके अंदर ये बोला जाता है पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, उस ब्रैकेट ऑपरेशन, उसके बाद ये डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर आपके पास एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट है इसे सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -13 आ जाएगा। उसके बाद ये +32 है, और ये जो आपके पास -8 और -1 ये पूरा हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्लस वाला है उसे अलग कर लेते हैं और माइनस वाले को अलग कर लेते हैं। तो प्लस वाला तो आपके पास यहाँ 32 है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस वाले को थोड़ा सा रफ करके फिर मैं आपको ये अच्छे से इसे सॉल्व करवाता हूँ। तो ये जो 32 प्लस का है, ठीक है, इससे आपने क्या करना है, इस 32 जो प्लस का दिख रहा है इसे मैंने आगे लिख लिया, और जो माइनस वाले जितने भी इन सबको प्लस कर लेते हैं। जैसे ये 8 और 1 को प्लस करोगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। तो ये 13 -13 रहने देता हूं और ये -9 हो जाएगा। और 32 जो आपके पास ये दिख रहा है और इसमें माइनस का साइन लगा के अब ये 13 को और 9 को ऐड कर लेता हूं, तो ये 22 हो जाएगा।
और फाइनली 32 में से 22 माइनस करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, 10 आ गया। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। पहले आपने ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया, फिर आपने क्या किया, इस प्लस वाले को डिफरेंस थोड़ा सा आगे लिख लिया और माइनस वाले को सारे इकट्ठा कंबाइंड करने के बाद फिर आपने इसे पूरा सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से आपका ये जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का वो +10 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये जो 4 क्वेश्चन है सेक्शन बी के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 4 क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि 8 मार्क्स का ये पूरा कंप्लीट पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया। तो जैसे आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका ये सेक्शन बी भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसा करते हैं, यहीं तक करते हैं। बाकी इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है यानी सेक्शन सी जो है इसे हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, तो प्रीवियस पार्ट अगर आपने इसका नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और एजुकेशनल वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर ला सकूं। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जहां आप मुझे चैट पर भी मैसेज करके अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहां आप मैसेज करके आप अपने सारे डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो। इस चैनल के अलावा मेरा एक और चैनल है जो कि मेरे नाम से ही है, मिस्टर कृष्णा शाह। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं तो आपके लिए नोटिफिकेशन आपके डिवाइस पर आ सके। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है इसे जरूर एक बार चेक करना, जहां मैंने आपके लिए क्लास 6 के जितनी भी चैप्टर्स हैं सबकी वीडियो का एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। और मैथ्स के जो सैंपल पेपर के जो और प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स की जो वीडियो है उसका भी एक प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे शेयर कर रखा है, तो उस पर भी क्लिक करके और बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।